अगर बात की जाए तो ये कितना रहेगा 50 मार्क्स का। टैक्स लॉज में डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स का रहेगा और इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो ये भी कितना रहेगा बच्चों 50 मार्क्स का। सर दोनों 50 मार्क्स के रहेंगे। सर ये डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या पढ़ना है बेटा आपने? इनकम टैक्स, और अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो यहां हमने पढ़ना है जीएसटी। जीएसटी का मतलब क्या है बच्चों? गब्बर सिंह टैक्स, हाँ जी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बहुत नाम सुना होगा इसका, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। साथ ही साथ में यहां थोड़ा सा आपको इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम भी सिखाया जाएगा, ठीक है। तो जीएसटी और कस्टम का बाइफर्केशन की बात करें मोरलेस 40 मार्क्स के समथिंग ये रहेगा और 10 मार्क्स के अप्रोक्स क्या रहेगा बच्चों? कस्टम रहेगा। कस्टम को काफी डिटेल में आगे जाकर के आप प्रोफेशनल लेवल पर सीखोगे, लेकिन कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको कस्टम का इधर दे रखा है जो 10 मार्क्स के अप्रोक्स आएगा। इनकम टैक्स आपका 50 मार्क्स के अप्रोक्स रहेगा, ठीक बात है। ये एक हमारा बाइफर्केशन रहेगा और ओवरऑल आपका जो टैक्स का पेपर रहेगा वो 100% क्या रहेगा बेटा? ऑब्जेक्टिव। बेटा एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहले आया है, हालांकि लास्ट टाइम पर ये सब्जेक्टिव हुआ। दोबारा मैं क्यों 100% ऑब्जेक्टिव से बोल रहा हूं? क्योंकि आपका डेट शीट आ गया है दिसंबर 2019 के लिए। उस डेट शीट पर क्लियर टैक्स लॉज के पेपर के सामने लिखा है ओएमआर बेस्ड। तो ओएमआर बेस्ड है तो ये 100% अब इंश्योर हो गया है कि ये ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव रहेगा और ऑब्जेक्टिव का मतलब है वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, वो आंसर करने, उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पढ़ाई स्टार्ट करनी है, ठीक बात है। बेटा टैक्स लॉज हम पढ़ने जा रहे हैं और टैक्स में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि अल्टीमेटली ये टैक्स क्या है, क्योंकि टैक्स ही हमको समझ नहीं आएगा तो उससे रिलेटेड लॉज हम कैसे सीख पाएंगे? बोलो बच्चों बोलो, पहले टैक्स का नाम सुना है कभी? जब टैक्स का नाम सुना है तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी भी होगा कि किसे टैक्स कहेंगे। जरा अपनी भाषा में आप बता सकते हो? अपनी लैंग्वेज में टैक्स नाम सुनने के बाद अंदर से क्या फीलिंग आती है, क्या होता होगा? हाँ बेटा, कोई बच्चा प्रयास करेगा, हैंड रेज कर सकता है। 1 2 और 3 और बेटा 4। चलो अच्छी बात है, 4-5 बच्चे, सारे बच्चों को हैंड रेज कर देना चाहिए। देखो कई बार क्या होता है, जो हैंड रेज करते हैं उनका तो आइडिया है कि ये तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, और मेरी आदत ये है कि जो हैंड रेज नहीं करते कई बार मैं उनसे पूछता हूं तो बेटा आप बोलो कुछ भी। तो हैंड रेज करने में फायदा है पहली बात तो। और देखो अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ते हो? क्या पता जो हमने बोला वो कुछ ना कुछ सही निकल गया, ठीक बात है। पार्टिसिपेट करने का चांस कहीं मत छोड़ा करो। आप सीएस बनने के बाद कोई ग्रुप डिस्कशन का कहीं क्लास ज्वाइन करने थोड़ी ना जाओगे, बताओ? सीएस बनने के बाद जाओगे कि कहीं किसी अच्छी कंपनी में जीडी होगा, चलो पहले जीडी का क्लास लगाते हैं उसके बाद कंपनी सेक्रेटरीशिप का जॉब ज्वाइन करेंगे? नहीं ना। अब जब क्लास में पढ़ रहे हो, जिस दिन पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, जिस दिन अपना पार्ट रखने का मौका मिले, इमीडिएटली रखो। तो आपका जीडी का भी प्रैक्टिस अच्छा खासा हो रहा है। अब से लेकर के एंड ऑब्जेक्टिव तक का अप्रोच लेके चलो, सिर्फ एग्जीक्यूटिव का अप्रोच लेके मत चलो। एग्जीक्यूटिव तो आपको बीच बीच में लगे कि हाँ जी अब मजे देने के लिए एग्जाम देने जाना है तो पास हो ही जाओगे, ठीक है। बट आप फाइनल ऑब्जेक्टिव्स लेके चलोगे कि सीएस बनने के बाद क्या करना है, उसके लिए तैयारी करनी है, तो फिर एग्जीक्यूटिव आपको टफ नहीं लगेगा। कोई भी आपको लेवल टफ नहीं लगेगा क्योंकि आप तैयार हो रहे हो, आपको मालूम है इस चीज की मुझे जरूरत है तो करोगे आप। जब लगता है कि अरे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बस एग्जाम ही तो पास करना है, तो उसे रिटेन करके नहीं रखोगे। अभी इससे पहले कुछ बच्चों ने बीकॉम किया होगा, कुछ ने 12th पास किया होगा, कुछ ने फाउंडेशन पास किया होगा। क्या फाउंडेशन का सारा रिटेन है? बोलो बेटा, क्या फाउंडेशन का सारा रिटेन है? क्या 12th क्लास में जो पढ़ा था सब कुछ रिटेन करके रखा हुआ है? आप बदलोगे तो देश बदलेगा। अपनी अप्रोच को थोड़ा सा बदलो, क्योंकि अब जो यहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे, हालांकि पहले वाला भी रिटेन करके रखना चाहिए था, वो आगे सब कुछ काम आएगा। और इसी नॉलेज के बेस पर हम बहुत बेहतरीन या अच्छे कंपनी सेक्रेटरीज बन सकते हैं। एक कंपनी सेक्रेटरीज करोड़ों में अर्न कर रहे हैं, उसका जो सैलरी पैकेज की बात करते हैं वो 3.25 करोड़ के आसपास है, और एक कंपनी सेक्रेटरी 50,000 से शुरुआत करता है। भाई भगवान ने उसकी भी 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर दे रखे हैं ना, और हमारे भी 2 हाथ, 2 आंख, 2 पैर दे रखे, हमको सैलरी कम और उसको ज्यादा क्यों? समझ रहे हो ना? सिर्फ किसका अंतर है? डिफरेंस है सिर्फ नॉलेज का, रिटेन करने का। तो खाते पीते उठते बैठते बी प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं कि बढ़िया से टाई लगा करके, कोट पहन करके, शर्ट पहन करके, अच्छे कपड़े पहन करके आ गए।
प्रोफेशनल का मतलब ये है कि अपना काम जो कर रहे हैं उसमें 101% देना है और उसी काम के बारे में सोचना है और उसको ही एंजॉय करना है। एक मूवी आई थी ABCD करके, जो जिसके पेरेंट्स डांस करना, जो जिसके पेरेंट्स, एक बच्चा था उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे वो डांस करे, वो घर में खाना बना रहा है तो भी डांस कर रहे हैं, वो कोई भी काम कर रहा है उसमें डांस के स्टेप ढूंढ रहे हैं। दैट वॉज द प्रोफेशनल एटीट्यूड्स, दैट वॉज द प्रोफेशनल वर्क, कि जो हम काम करना चाहते हैं बस उसके बारे में ही ईच एंड एवरी डे कुछ हम जो नए नए तरीके निकाल रहे हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन होते हैं वो अपने गेम में कितना अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, जैसे विराट कोहली की बात करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। क्यों परफॉर्म करता है? क्योंकि वो प्रोफेशनल है अपने वर्क में, अपने काम को टाइम देता है, उसको बहुत डेडिकेशन के साथ करता है। दैट मीन्स तभी तो वो अच्छा चल पा रहा है, अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। तो अगर आप अपने काम के लिए प्रोफेशनल रहोगे तो 101% आपको बेहतर सक्सेस मिलेगा, ज्यादा बेटर आप कर पाएंगे। तो जब हमने पढ़ाई करना है तो एक प्रोफेशनल मैनर में पढ़ाई करना है कि बस इसको सीखना है तो हमेशा के लिए सीखना है। टैक्स की अगर बात करेंगे बेटा, मैंने आप सबसे क्वेश्चन पूछा, कुछ ना कुछ आंसर अंदर से फील हो रहा होगा, होना चाहिए। गवर्नमेंट कुछ हमसे रिकवर कर ले, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे वो टैक्स हो जाता है, हम जो गवर्नमेंट को पे करते हैं वो टैक्स हो जाता है। ठीक बात है, क्या गवर्नमेंट के अलावा कोई और बॉडी रिकवर कर सकती है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में टैक्स को लेके चल रहे होंगे। क्या आपसे मैंने जो पैसे लिए क्या वो टैक्स है? क्या आप मुझे सीढ़ियों से नीचे उतरते पकड़ लेंगे, वो सारे पैसे निकलवा लेंगे गन रख करके कि सर बहुत कमा के ले जा रहे हो, लाओ इधर ही निकालो। ऊपर आप हमारे सर थे, अब हम आपके सर हैं, पैसे निकालो। बात समझ रहे हो ना? तो अगर आपने जबरदस्ती मेरे से पैसे छीन लिए तो क्या मैं इसे टैक्स बोलने वाला हूं कि टैक्स चला गया? बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में चलेंगे। क्या कोई पॉकेट काट ले जाता है? हम बस में जा रहे हैं, किसी ने हमारा पॉकेट साफ कर लिया, क्या ये हमने टैक्स पे कर दिया? पैसे हमारे पास से चले गए। किसे टैक्स बोलेंगे? टैक्स को अगर डिफाइन किया जाए तो कैसे डिफाइन किया जाएगा, कैसे इसे फील किया जाएगा? थोड़ा सा कोई बच्चा मुझे हिंट देगा? बहुत सारे सर्कमस्टांसेस मैंने आपके सामने रखे। हाँ बेटा बोलो। ओके, ठीक है, ठीक बात। बहुत सारी बातें इन्होंने बोली, कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ से पिक कर लिए कि सर ये लीगल ट्रांसफर होता है, कंपलसरी ट्रांसफर होता है। लीगल होता है कहीं ना कहीं, इलीगल तरीके से पैसे का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, और ये कंपलसरी ट्रांसफर भी होता है। कहीं ना कहीं हमारी रिसोर्स रहेंगी, ये सारी की सारी रिसोर्स किसको ट्रांसफर होंगी? गवर्नमेंट को ट्रांसफर होंगी, और कंपलसरी ट्रांसफर होगा, कोई चॉइस नहीं होगा हमारे पास। जब भी हम टैक्स की बात करते हैं तो चॉइस नहीं होता कि हमें देना है या नहीं देना। लेट सपोज आपके ऊपर इनकम टैक्स लगा बेटा, चॉइस होता है कि पे करें या ना करें। मन आए तो पे कर दो, ना मन आए तो पे मत करो, वो बात अलग है। कुछ कई बार हम अपनी सोर्सेज को छुपा लेते हैं तो वो चोरी होता है। लेकिन हम बात करेंगे हमारी कंपलसरी ऑब्लिगेशन होती है, अगर हमने कमाया है तो टैक्स देना पड़ेगा। तो लॉफुली हम बात करेंगे, लीगली होगा, लॉफुली होगा। और जब हम टैक्स की बात करेंगे, ये लीगली है, लॉफुली है, तो कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा ये लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। जब ये लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है तो गवर्नमेंट को राइट किसने दिया कि वो हमारे ऊपर टैक्स लगा सके? और आपको मालूम है सारे के सारे लॉ बनाने का राइट जो मिलता है वो कहां से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिलता है। तो जब जब हम टैक्स की बात करेंगे ये कहीं ना कहीं लीगल ट्रांसफर होगा, मैंडेटरी ट्रांसफर होगा, कंपलसरी ट्रांसफर होगा, और एक प्राइवेट पर्सन की रिसोर्सेज किसको ट्रांसफर होंगी? पब्लिक को। पब्लिक का मतलब यहां पर गवर्नमेंट से होता है। गवर्नमेंट पब्लिक से फंड कलेक्ट करती है और उस सारे फंड को कलेक्ट करके पब्लिक के ऊपर ही खर्च करती है, एक्सपेंस करती है, उसके वेलफेयर में उस फंड को लगाती है। और यहां पर ये जो ट्रांसफर होगा हमारा कंपलसरी ट्रांसफर होगा, लॉफुल भी होना चाहिए। लॉफुल का मतलब है कि गवर्नमेंट के पास टैक्स लगाने का राइट है, लेकिन उन सारे मैटर्स पर ही टैक्स लगाने का राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने परमिट कर रखा है। बेटा आपने कुछ एग्जाम्पल जरूर सुने होंगे, टैक्स आपने नहीं पढ़ा, कि गवर्नमेंट आप पर जो टैक्स लगाती है वो क्या आपकी इनकम पर टैक्स लगता है? क्या गवर्नमेंट इनकम पर टैक्स लगाती है? क्या गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज के सेल पर टैक्स लगाती है? मैंने सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं सर्कमस्टांसेस एग्जांपल आपको विजुअलाइज करा रहा हूं। आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो क्या टैक्स का पेमेंट करते हो? यस या नो?
तो जनरली आपने देखा होगा गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस पर टैक्स लगा देती है, इनकम के बेसिस पर टैक्स लगा देती है। लेकिन आपने कभी फील किया कि गवर्नमेंट ने हाइट के बेसिस पर टैक्स लगा दिया? जो ज्यादा लंबा उसे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जो ज्यादा छोटा उसे कम टैक्स देना पड़ेगा। यस या नो? क्या हाइट के बेसिस पे कभी गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया? क्या ऐसा कोई सब्जेक्ट मैटर जो सबका घर में डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक असेसिंग ऑफिसर आ जाता हो कि आपके घर में जो जो लंबे पर्सन्स रहेंगे सबको टैक्स देना पड़ेगा? इसका मतलब टैक्स लगाने के पीछे भी सब्जेक्ट मैटर होते हैं कि किस सब्जेक्ट मैटर पर टैक्स लगाया जा सकता है या किस सब्जेक्ट मैटर पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। ठीक बात है? तो टैक्स के बारे में थोड़ा सा नोट कर लें बेटा, और उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि इसका जो लॉफुल या लीगल रिक्वायरमेंट हमें कहां से मिलता है, यानी पावर टू इम्पोज टैक्स हमें कहां से मिलेगा, और साथ ही साथ वो कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स होंगे जिस पर गवर्नमेंट टैक्स लगा सकता है। ठीक बात है? नोट करो बच्चों। टैक्स इज अ कंपल्सरी ट्रांसफर of resource from private to public। बेटा प्राइवेट टू पब्लिक का मीनिंग यहां पर क्या रहेगा? गवर्नमेंट रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीडिटरमाइंड on the basis of predetermined criteria। बेटा जो टैक्स लगाया जाता है वो पहले से ही फिक्स होता है कि किस पर्टिकुलर पर्सन पर किस तरीके से टैक्स लगाना है, प्रोविजन पहले ही बना दिए जाते हैं। इवन दो इंडिया के टैक्सेशन स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो जिस ईयर में आप इनकम कमाना स्टार्ट करते हैं उस ईयर के स्टार्ट होने से पहले ही टैक्स प्रोविजन आ जाते हैं, इस पर्टिकुलर ईयर की इनकम पर कितना टैक्स लगेगा, कैसे टैक्स लगेगा। दैट मीन्स इंडिया में हम जिस ईयर में अर्न करते हैं उस ईयर में हमारा टैक्स कैलकुलेशन नहीं होता। लेट सपोज यहाँ फाइनेंशियल ईयर कंसेप्ट चलता है, आगे डिटेल में मैं बात करूंगा जब भी हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च को एंड होने वाले फाइनेंशियल ईयर में हम जितना कमाएंगे उसका सारा कैलकुलेशन असेसमेंट ईयर में जाके होगा। असेसमेंट ईयर एक टेक्निकल वर्ड है, सिंपल वर्ड में बात करूं, शुद्ध नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें इसे, तो ये होता है कैलकुलेशन ईयर, जहां पर जाकर के आपकी टैक्स कैलकुलेशंस होंगी। और असेसमेंट ईयर होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। लेट्स सपोज 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमने जितना कमाया किसी पर्टिकुलर ईयर में, उसका कैलकुलेशन अगले 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में होगा। बात क्लियर? और कैलकुलेशन की वजह से, क्योंकि असेसमेंट का ही एक सिंपल मीनिंग होता है कैलकुलेशन, तो उसे हम कैलकुलेशन ईयर भी बोल सकते हैं। तो असेसमेंट ईयर कोई आपके लिए टफ एस्पेक्ट रहेगा। जब हम बात करेंगे एक प्रीवियस ईयर, तो जिसमें हमने कमाना होता है और कमाने के बाद उस पर टैक्स कब देना होता है? असेसमेंट ईयर में, जिसे हम बेसिकली कैलकुलेशन ईयर भी बोल सकते हैं नॉर्मल एक सिंपल लैंग्वेज में। तो गवर्नमेंट जब टैक्स के प्रोविजन बनाता है कि किस रेट से टैक्स लगेगा, कौन से ट्रांजेक्शन्स पर टैक्स लगेगा, कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा, किस पर लगेगा, किस पर नहीं भी लगेगा, तो वो आपका 1 अप्रैल स्टार्ट होने से पहले ही प्रोविजन लेकर के आ जाता है। अगर उनको कुछ प्रोविजन बदलने होते नेक्स्ट ईयर जाकर के, तो वो 1 अप्रैल से पहले फेब में ही बजट के दौरान फाइनेंस एक्ट में अनाउंस कर देते हैं कि क्या क्या टैक्स में चेंज आ चुका है। बात समझ पा रहे हो? यानी कि अगर आप 1 अप्रैल 2015 से अपनी अर्निंग स्टार्ट करने वाले हो तो आपके लिए मोरलेस प्रोविजन कब आ चुके होंगे? फेब 2015 में आ चुके होंगे। अगर आप 1 अप्रैल 2016 से अर्निंग स्टार्ट करने वाले हो तो आपके लिए प्रोविजन 1 फेब 2016 में ही आ चुके होंगे। अगर आप 1 अप्रैल 2017 से कुछ इनकम कमाना चाहते हो तो आपके लिए प्रोविजन कब आ चुके होंगे? फेब 2016 या 17 में आ चुके होंगे। ऐसे ही 1 अप्रैल 2018 से कमाना चाहते हो तो फेब 2018 में। मतलब बजट मोरलेस फेब के एंड तक आ जाता है। कई बार इलेक्शन की वजह से वो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, मोरलेस वो फेब में आता है। जब बेटा ये बजट आता है, उस दौरान आपके सारे के सारे टैक्स प्रोविजन चेंजेस के साथ आपके सामने पहले से ही होते हैं। आप चाहो तो इनकम कमा सकते हो, ना चाहो तो इनकम नहीं कमा सकते। क्योंकि आप बाद में ऐसा ब्लेम नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि हमको अगर पहले से मालूम होता कि आप इतना टैक्स लेने वाले हैं तो हम तो इनकम ही नहीं कमाते, हम टैक्स नहीं देंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया में रहोगे, इंडियन रेजिडेंट रहोगे, इंडियन लॉ अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं तो आपको इन रेट से टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कंपलसरी ट्रांसफर रहेगा ही रहेगा।
मैंने आपसे बोला कि टैक्स इज अ कंपल्सरी ट्रांसफर फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक, साथ ही साथ ये कलेक्ट किया जाता है प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया के बेसिस पर। और इसका मीनिंग क्या रहेगा, पहले से ही नॉर्म्स आपके लिए प्रेस्क्राइब कर दिए जाते हैं कि हम टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे। हम पहले से ही आपके लिए प्रोविजन बना देते हैं, तो कोई मुश्किल काम रहेगा बेटा? पहले से प्रोविजन रीड कर लो अपने लिए, हमारे ऊपर क्या क्या प्रोविजन लगते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना टैक्स कॉम्प्यूटेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। हमने बोला टैक्स इज अ कंपल्सरी ट्रांसफर, कलेक्ट किया जाएगा प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया पे। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, सच रिकवरी is legal and constitutional। बेटा ये रिकवरी हमारी लीगल होती है और साथ ही साथ हम इसे बोल सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा उसको हम वैलिड नहीं बोल सकते, वो यहां एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो जब भी कोई लॉ बनता है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जहां जहां राइट दे रखे हैं उन सब्जेक्ट मैटर पर ही ये टैक्स लगाए जा सकते हैं, उनके अलावा टैक्स नहीं लगाए जा सकते। दैट मीन्स मैंने बोला था हाइट के बेसिस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में परमिटेड ही नहीं है। जो सब्जेक्ट मैटर परमिटेड है कि आप गुड्स की सेल पर टैक्स लगा सकते हो, सर्विसेज पर टैक्स लगा सकते हो, साथ ही साथ में आप मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स लगा सकते हो, आप इनकम पर टैक्स लगा सकते हो। ऐसे एस्पेक्ट जो परमिटेड है उन पर हम टैक्स लगाते हैं, बाकी सारे एस्पेक्ट पर हम टैक्स नहीं लगाते। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट मैटर प्रेस्क्राइब करते हैं। साथ ही साथ एक बात और बताना जरूरी है कि ये जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो किसी के पर्सनल बेनिफिट में यूज नहीं होता, ये पब्लिक के लिए ही यूज होता है। तो नोट करो बेटा, ईच रूपी कॉन्ट्रीब्यूटेड help government to better well-being। टू बेटर वेलबींग। बेटा यहां तक जितना हमने किया है बस ये अपनी थोड़ा नॉलेज के लिए किया है, एक बेसिक बनाने के लिए किया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत कुछ पढ़ाई करते हैं, अच्छा खासा हम पढ़ जाते हैं, प्रोफेशनली बन जाते हैं, हमसे कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है उसका आंसर नहीं दे पाते। जैसे आपने टैक्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन अचानक से किसी ने क्वेश्चन आपके सामने रेज कर दिया, टैक्स क्या है, व्हाट इज टैक्स। और वो जनरली ऐसे क्वेश्चन कई बार ऐसे पर्सन रेज कर देते हैं जिनको सब्जेक्ट के बारे में आइडिया नहीं होता है। उनका बेसिक क्वेश्चन ही ये बनता है, आपने कहा कि हम टैक्स लॉ पढ़ते हैं, सीएस बनने के बाद हम टैक्स से रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उन्हें फुलफिल कर पाएंगे, और सामने वाला पूछ रहा है ये टैक्स क्या है, तो क्या रिप्लाई दोगे आप? थोड़ी देर के लिए तो आप सन्न रह जाओगे, पता नहीं क्या बताएं हम इन्हें, समझ ही नहीं आ रहा टैक्स कैसे समझाएं। सामने वाला सोचेगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन को कुछ नहीं आता, क्योंकि जब ये यही नहीं बता पा रहा टैक्स क्या है, तो ये टैक्स के बारे में क्या काम कर पाएंगे। ठीक है, तो टैक्स को समझाने के लिए, टैक्स को बताने के लिए हमको बोलना पड़ेगा सर ये कंपलसरी ट्रांसफर होता है पब्लिक से, किसको होता है बेटा, प्राइवेट से पब्लिक को होता है, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट होता है। साथ ही साथ में ये प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया के बेसिस पर होता है, पहले से रूल्स एंड रेगुलेशन बने होते हैं, और ये लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल भी होना चाहिए। और लास्टली ईच रूपी कॉन्ट्रीब्यूटेड हेल्प करता है गवर्नमेंट टू बेटर वेलबींग, क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर में काम करती है, गवर्नमेंट को टैक्स का कलेक्शन होता है और इसी कलेक्शन के बेसिस पर वो गवर्नमेंट पब्लिक की हेल्प कर पाता है। कोई दिक्कत रहेगा बेटा? नेक्स्ट एस्पेक्ट की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। पॉइंट नंबर 2, टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। इंडिया में कितने तरीके के टैक्स चलते हैं बेटा? कैटेगरी अगर इनकी बनाएं तो फर्स्ट वन रहेगा इसमें डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में लिखेंगे बेटा दैट इज इनकम टैक्स, और दूसरा रहेगा हमारा यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ बेटा वेल्थ टैक्स भी आता है, लेकिन अभी वो अवॉइडेंस हो गया इसलिए मैंने उसका एग्जांपल नोट नहीं कराया। ठीक बात है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम एटसेट्रा। पॉइंट नंबर
फर्स्ट की हम बात करेंगे सर, ये डायरेक्ट टैक्स है क्या, किसे बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये तो आपने सर नाम मेंशन करा दिए। अगर हमको डायरेक्टली खुद पहचानना पड़े ये टैक्स डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो कैसे पहचानेंगे कि टैक्स डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट रहेगा। तो डायरेक्ट टैक्स के बारे में नोट करें। डायरेक्ट टैक्स levied directly to an individual and burden is also bear by such individual। सर ये इंडिविजुअल पर डायरेक्टली लगाया जाएगा और साथ ही साथ यही इंडिविजुअल इसका बर्डन भी बियर करेगा। तो डायरेक्ट टैक्स लिवाई डायरेक्टली टू एन इंडिविजुअल एंड बर्डन इज ऑल्सो बियर बाय सच इंडिविजुअल। एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेते हैं बेटा, इंडिया में दो तरीके के टैक्स चलते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक दूसरा इनडायरेक्ट होता है। लेट सपोज कोई टैक्स आप पर लिवाइड किया गया, आप पर इम्पोज किया गया, तो वो आपको ही पे करना पड़ेगा, उसका बर्डन भी फाइनली आपने ही बियर करना पड़ेगा। बट कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जिस पर्सन पर लिवाइड किया जाता है उस पर्सन को उसका बर्डन बियर नहीं करना पड़ता। जिस पर्सन का ऑब्लिगेशन होता है उसे पे करने का, उस पर्सन को उसका बर्डन बियर नहीं करना पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, अगर इनकम टैक्स आप पर लगा तो आपको अपनी रिसोर्सेज से उसे पे करना पड़ेगा। अगर नहीं पे किया पेनल्टी आप पर लगेंगी और आप उस टैक्स को किसी अनदर पर्सन से रिकवर करके गवर्नमेंट को पे नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी देता है, लेट सपोज आपके एम्प्लॉयर ने आपको 10 लाख की सैलरी दी, आप पर टैक्स लग गया और आपकी कैलकुलेशन हो जाती है टैक्स की 2 लाख रुपए की। अब आप अपने एम्प्लॉयर के पास गुस्से में पहुंचे कि आपने मुझे सैलरी दिया और आपकी वजह से मुझ पर 2 लाख का टैक्स लगाया, जरा 2 लाख भी दो। अब बात समझ रहे हो ना। तो आप अपने एम्प्लॉयर से 2 लाख रुपए अगर आप रिकवर कर भी लेते हैं और आपका एम्प्लॉयर आपको दे भी देता है, तो फिर गवर्नमेंट आपको क्या बोलने वाला है, अब ये जो 2 लाख और रिकवर किए ना, इन पर भी टैक्स दो। मतलब टैक्स आपकी इनकम पर लग रहा है, आप इसे किसी से रिकवर नहीं कर सकते। आपकी जितनी इनकम होगी उस पर हम टैक्स आपसे लेंगे, किसी थर्ड पार्टी से नहीं लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जहां पर बर्डन आपको बियर नहीं करना पड़ता। टैक्स लगेगा आप पर लेकिन बर्डन आपको बियर नहीं करना पड़ेगा। आप शॉपकीपर के पास गए, मोबाइल खरीदा, उसने मोबाइल पे किया, मोबाइल आपको दिया और आपने उसे पैसे पे किए और मोबाइल के बदले आपसे कंसीडरेशन लिया और कंसीडरेशन के साथ साथ जीएसटी भी आपसे रिकवर किया और आप पे करके आए। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप मोबाइल खरीद के ले आते और जीएसटी पे नहीं करते तो आपके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं था, आपको गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाती। किस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल बनाती? जिसने मोबाइल आपको सेल किया है। यानी उन्होंने टैक्स इंपोज किसके ऊपर किया था? सेलर के ऊपर किया था कि आप मोबाइल सेल करोगे तो अपने सेल कंसीडरेशन के साथ साथ हमारे लिए भी कुछ पैसे कलेक्ट कर लेना और हमको जमा करा देना, ये आपकी लायबिलिटी है। लेकिन अगर उस सेलर ने ऐसा नहीं किया तो उस पर्टिकुलर पर्सन को, उस सेलर को पनिश किया जाएगा। बेटा सेलर ने अपनी पॉकेट से कुछ नहीं देना, गुड सेल करना है, अपने लिए पैसे लेने तो गवर्नमेंट के लिए पैसे लेके जमा कराने, तो बर्डन तो बियर नहीं करना, उस सेलर ने बर्डन बियर नहीं करना, लेकिन फाइनली टैक्स रिकवर करके गवर्नमेंट को तो जमा कराना पड़ेगा उसको। तो ऐसा पर्सन जो बर्डन बियर नहीं करता, ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को हम कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में रहेगा। इसने जो टैक्स लिया, रिकवर किया, वो इनडायरेक्ट टैक्स रहेगा। और ऐसा पर्सन जो टैक्स जिस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर इंपोज किया जा रहा है वही पर्सन बर्डन भी बियर कर रहा है, वही पर्सन उसे अपनी पॉकेट से दे रहा है, तो दैट मीन्स उस टैक्स को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? डायरेक्ट टैक्स। अब हम टैक्सेस की बात कर लेते हैं जो हमने एग्जांपल्स लिए, जैसे इनकम टैक्स की बात कर लेते हैं। आपके ऊपर लगेगा, आपकी इनकम के ऊपर लगेगा, आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। अभी बच्चे ने एक ने बोला था वेल्थ टैक्स की बात करते हैं, सर वेल्थ टैक्स डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? बेटा वेल्थ टैक्स लगता था पर्सन की वेल्थ पर। हमारे पास वेल्थ है तो हम ही उसका बर्डन बियर करेंगे और एक टैक्स पे करेंगे, तो वो किस नेचर का हो गया? डायरेक्ट। हम उसे शिफ्ट नहीं कर सकते थे उसके बर्डन को, अल्टीमेटली पे किसको करना? हमको करना है। हम जीएसटी की बात करते हैं
जीएसटी अल्टीमेटली किससे रिकवर किया जाता है? कंज्यूमर से रिकवर किया जाता है। जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है उस पर्टिकुलर पर्सन से हम अपने गुड्स और सर्विसेज के लिए पैसे लेंगे और गवर्नमेंट के लिए टैक्स भी कलेक्ट करेंगे, और उसे कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को जमा कर देंगे, हम बर्डन बियर नहीं करेंगे। यानी सेलर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि आपने इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करना है, बट वो अपनी पॉकेट से नहीं जमा कराता, वो किससे रिकवर कर लेता है? कंज्यूमर से। यानी कि वो अपने बर्डन को, गवर्नमेंट ने सर्विस प्रोवाइडर, सेलर और मैन्युफैक्चरर के ऊपर बर्डन शिफ्ट किया और उसने टैक्स किससे रिकवर कर लिया? कंज्यूमर से। तो दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट हो जाता है, डायरेक्ट में बर्डन शिफ्ट नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स जिस पर्सन के ऊपर इंपोज किया जाता है उस पर्सन से रिकवर कर लिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स जिस पर्सन के ऊपर इंपोज किया जाता है वो अपना बर्डन शिफ्ट कर देता है। बात क्लियर हो गया बेटा? एग्जाम्पल के तौर पर क्या रहेगा? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स भी बोल सकते हैं एग्जाम्पल देने के लिए, लेकिन अभी वो अवेलेबल है। और जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे, कस्टम, जीएसटी, एक्साइज, साथ ही साथ में पहले हमारा मैन्युफैक्चरिंग के केस में एक्साइज चला करता था, मोस्टली अब एक्साइज खत्म हो गया है, लेकिन कुछ एक गुड्स के केस में अभी भी एक्साइज चल रहा है। पहले हमारा सेल टैक्स, बैट और साथ ही साथ में सीएसटी, सीएसटी, सर्विस टैक्स, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, इनडायरेक्ट टैक्स के स्ट्रक्चर थे। अब मोस्टली उन सब का मर्जर होकर के किस में आ गया है? जीएसटी में आ गया है। कुछ एक कमोडिटीज पर अभी पुराना टैक्सेशन स्ट्रक्चर चल रहा है, वो हम बात करेंगे जब हम उस इनडायरेक्ट टैक्स एस्पेक्ट को पढ़ेंगे। तो मैंने आपसे बोला डायरेक्ट टैक्स की बात करते तो इनकम टैक्स एटसेट्रा, इनडायरेक्ट की बात करें तो जीएसटी, एक्साइज, कस्टम एटसेट्रा, ये एग्जाम्पल रहेंगे। लेकिन डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन की अगर बात की जाएगी बच्चों, तो डायरेक्ट टैक्स लेवाइड डायरेक्टली टू एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल पर लेवाइड किया जाता है, एंड बर्डन इज ऑल्सो बियर बाय सच इंडिविजुअल, और इनका बर्डन भी ये इंडिविजुअल बियर करता है। लेकिन अगर इसी बर्डन को शिफ्ट कर दें तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 नोट करें बेटा, इनडायरेक्ट paid indirectly by final consumer with paying for goods and services and immediate liability to pay tax falls upon another person that is seller or falls upon another person that is seller or manufacturer. Seller or manufacturer or service provider. सेलर और मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर। बेटा क्लियर समझ आ रहा है? पेड इनडायरेक्टली बाय फाइनल कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर इसे पे करता है विद पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जब एक कंज्यूमर अपनी सर्विसेज के लिए पेमेंट कर रहा होता है, अपने जो गुड्स के लिए पेमेंट कर रहा होता है, तो अल्टीमेटली वो टैक्स का भी पेमेंट कर देता है। दूसरा इन्होंने बोला इमीडिएट लायबिलिटी, इस टैक्स की जो पे करने की इमीडिएट लायबिलिटी किस पर फॉल करती है? फॉल्स अपॉन अनदर पर्सन दैट इज द सेलर, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर। यानी कस्टमर को जाके खुद गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा नहीं कराना पड़ता, जमा किसको कराना पड़ता है? सेलर को, मैन्युफैक्चरर को या फिर सर्विस प्रोवाइडर को। ठीक है, जो भी केस होगा यहाँ पर इन पर्टिकुलर पर्सन को ये टैक्स जमा कराना पड़ेगा, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेशन। कोई दिक्कत रहेगी बेटा? एक क्वेश्चन बना करता था इस चैप्टर से, अभी तक जो मैंने पढ़ाया यहां से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन एक जो बन सकता है कि कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है। ठीक बात है। स्टार्टिंग का जो हमने बेसिक लिया टैक्स का डेफिनेशन, यहां से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा, 100% ट्रू है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस से क्वेश्चन बन सकता है,
जहां पर आपसे बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायरेक्ट टैक्स या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसे करके एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो वहां इजीली आइडेंटिफाई करके आप बता पाओगे। सेकेंडली अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का एक डिफरेंस का क्वेश्चन एक इंपोर्टेंट में रहा करता था पहले, वो अब आपका सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, तो ये तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। किसी अदर कोर्स में आपका ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, बट इस कोर्स में ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहां बस आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट टैक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायरेक्ट टैक्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडायरेक्ट टैक्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपके 4 कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से बन करके आ सकते हैं। इसके साथ हम बात करेंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में, क्योंकि हमने एक बात जरूर बोला था कि जब जब टैक्स कलेक्ट किया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो पॉइंट नंबर सेकंड में हमने बात किया बेटा टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया, और पॉइंट नंबर थर्ड में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। नोट करो बेटा सम बेटा अब जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन चलेंगे तब तक मैं आपको आपका डायरेक्ट टैक्स के प्रोविजन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन पढ़ा रहा हूं। बच्चे कहेंगे कि सर टैक्स का पेपर छोड़ के जीआईजीएल में क्यों जा रहे हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें उधर पढ़ना है। मैं ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन हैं वो सिर्फ टैक्स से कनेक्टेड प्रोविजन ही आपको बता रहा हूं। यानी अब जो भी मैं रेफरेंस दूंगा वो किसका रेफरेंस दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशंस की हम आर्टिकल्स की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशंस की हम लिस्ट की बात करेंगे। दैट मीन्स यहां हम बात करेंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो आपको परमिट करते हैं कि आप टैक्स लगा भी सकते हो या टैक्स नहीं लगा सकते हो, और लगाओगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर पर टैक्स आप यहां पर लगा पाओगे। तो सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में पॉइंट नंबर फर्स्ट नोट करें बेटा, आर्टिकल 265। ये बेटा एक एग्जाम क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिकल्स के बेसिस पर पहले भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइम पर पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जा सकते हैं। वेरियस लिस्ट के बेसिस पर पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छे से रिटेन कर लेना। जहां संभावना है मैं आपको टाइम पर बताता चला जाऊंगा। आर्टिकल 265 में मेंशन है नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड। बेटा लिवाइड वर्ड का अगर हम बात करें तो लगाना होता है एक तरीके से टैक्स। जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं तो उनके लिए एक वर्ड लिवाइज यूज कर लेते हैं, और जब हम डायरेक्ट टैक्स की बात कर लेते हैं तो उसके लिए वर्ड एक इम्पोज वर्ड यूज कर लेते हैं। बाकी मीनिंग मोरलेस हमारा किसका रहेगा, सेम ही रहेगा दोनों का। तो नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड except by the authority of law। बेटा आर्टिकल नंबर 265 कहता है आपसे कि कोई भी टैक्स न तो लिवाइड किया जा सकता है न ही कलेक्टेड किया जा सकता है जब तक कि उसे लॉ परमिट ना करे, जब तक लॉ उसे अथॉरिटी प्रोवाइड ना करे। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि आप जबरदस्ती अपने मन मर्जी से कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते। आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, उसके बावजूद ही आप टैक्स लगा पाओगे, ऐसा कहना है आर्टिकल नंबर 265 का। बात क्लियर? तो यहां हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की, आर्टिकल नंबर 246। नोट करो बेटा, सब्जेक्ट मैटर of law made by the parliament and state are prescribed in article 246। बेटा एक क्वेश्चन इससे पहले पूछा जा चुका है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ टैक्सेशन या टैक्स लॉज आर प्रिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल नंबर 246, 247, 248, 249। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या टिक करेंगे, आर्टिकल नंबर 246। बात क्लियर है? हमने बात किया अथॉरिटी
टू इम्पोज टैक्स आर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल नंबर 265। यानी 265 परमिट करेगा, दैट मीन्स जब लॉ परमिट करेगा, लॉ अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा, तो आप दैट पर्टिकुलर टैक्स को क्या कर सकते हो, इम्पोज कर सकते हो, लगा सकते हो। आर्टिकल नंबर 246 ने कुछ सब्जेक्ट मैटर आपके लिए प्रिस्क्राइब करें कि आप किन किन सब्जेक्ट मैटर पर टैक्स लगा सकते हो। उन सब्जेक्ट मैटर के अलावा आप किसी भी नए सब्जेक्ट मैटर पर टैक्स नहीं लगा पाएंगे। दैट मीन्स वो सारे सब्जेक्ट मैटर हमने आर्टिकल नंबर 246 में डील करने। नोट करो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसी में, आर्टिकल नंबर 246 में, सच सब्जेक्ट मैटर such subject matter is divided into 3 लिस्ट। इनको हमने कितनी लिस्ट में डिवाइड कर रखा है बेटा, 3 लिस्ट में डिवाइड कर रखा है। एक का नाम रहेगा बेटा यूनियन लिस्ट, दूसरी का नाम रहेगा स्टेट लिस्ट, और तीसरी का नाम रहेगा कंकरेंट लिस्ट। और साथ ही साथ में इनका नाम हम लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 के नाम से भी इन्हें जान सकते हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, हमने ये 3 लिस्ट में इन्हें डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा लिस्ट नंबर 1। लिस्ट नंबर 1 और ये रहेगी बेटा यूनियन लिस्ट। बेटा लिस्ट नंबर 1 को किस नाम से पुकारा जाता है, यूनियन लिस्ट। या फिर इसी लिस्ट को बनाता, इस लिस्ट में जो जनरली पावर दी गई है टैक्स लगाने की, वो किसके पास दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो स्लैश करके मैं यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी नोट कर देता हूं बेटा। बेटा लिस्ट 1 को किस नाम से जाना जाता है, यूनियन लिस्ट। और यहां जो टैक्स लगाने की पावर दी गई है वो किसको दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। तो इसमें साइड बाय साइड हमने सेंट्रल गवर्नमेंट भी नोट कर लिया है। अब ऐसे कौन कौन सी सब्जेक्ट मैटर हैं जो कि यूनियन लिस्ट में गिवन है टैक्सेशन से रिलेटेड, और उन सारे सब्जेक्ट मैटर को हमने बाइफरकेशन करना है कि कौन सा वाला जो यहां पर एंट्री है वो किस पर्टिकुलर टैक्स से रिलेटेड है, यानी कि कौन से वाले टैक्स को लगाने की पावर दी गई है। तो इस लिस्ट में अगेन हम बात करेंगे एंट्रीज की। तो यहाँ डिफरेंट एंट्रीज हैं, टैक्स लॉ से रिलेटेड एंट्रीज की मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82 बेटा, एंट्री नंबर 82 की अगर हम बात करते हैं, एंट्री नंबर 82 की हम बात करते हैं तो इसके आगे लिखें बेटा टैक्सेस ऑन इनकम। टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। बच्चों एंट्री नंबर 82 में बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम पर टैक्स लगा सकती है, लेकिन वो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगा सकती। आगे जाकर के जब हम टैक्स लॉज पढ़ेंगे तो वहां बोला जाएगा एक एग्जाम्पशंस होती है, टैक्स एग्जाम्पशंस, कि इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर ये इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो वहां एग्रीकल्चर इनकम को हम एग्जाम्पशन की कैटेगरी में डालेंगे, और हमारा एग्रीकल्चर इनकम को एग्जाम्पशन की कैटेगरी में ले जाने का ऑब्जेक्टिव भी कहीं ना कहीं एंट्री नंबर 82 से ड्राइव होता है। क्योंकि एंट्री नंबर 82 ने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो राइट ही नहीं है कि वो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाए। और बेटा इनकम टैक्स कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी इनकम को टैक्सेबल करने का राइट है, बट वो एग्रीकल्चर इनकम पर तो टैक्स लगा ही नहीं सकता। और अगर उसने एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाया तो क्या बेटा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा? और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा क्या उसका परमिशन मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। तो जस्टिफाइड है एग्जाम्पशन देना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनता है। आगे जाकर हम एग्जाम्पशन पढ़ेंगे, उन्हें मजबूरी में देना ही पड़ेगा एग्जाम्पशन, तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने मना कर दिया कि आप तो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगा ही नहीं सकते। बात समझ रहे हो बेटा? तो सबसे पहले हमने बात किया एंट्री नंबर 82, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर लो, इस बार तो ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। एंट्री नंबर 82, टैक्स, इनकम टैक्स इंपोज करने की पावर कहां से ली गई बेटा? एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82 से पावर लेकर के ही आप इनकम पर टैक्स लगा सकते हैं, बट आप एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगा सकते। क्लियर हो गया?
अगली एंट्री की मैं बात करूंगा एंट्री नंबर 83। एंट्री नंबर 83 में लिखें बेटा ड्यूटीज ऑफ कस्टम। ड्यूटीज ऑफ कस्टम बेटा जब हम कस्टम की बात करते हैं तो जब जब हम इंडिया से बाहर गुड्स भेजते हैं, हम या एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें, ऐसे केसेस में कस्टम पिक्चर में आ जाता है। कस्टम ड्यूटीज लगती हैं ऐसे केसेस में। तो हम बात करते हैं कि कस्टम ड्यूटीज भी लगाने का राइट किसके पास पहुंच गया? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि इस लिस्ट में हम जितने भी पॉइंट्स लेके आएंगे उन पर टैक्स लगाने का राइट किसके पास रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि ये यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में सारे के सारे राइट किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो एंट्री नंबर 82 में बोला जाएगा कि ड्यूटीज ऑफ कस्टम कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और यानी ये भी एक सब्जेक्ट मैटर बन जाता है कि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को टैक्सेबल कर सकते हैं कस्टम ड्यूटी लगा करके। बात क्लियर? नेक्स्ट एंट्री की हम बात करते हैं बेटा एंट्री नंबर 84। एंट्री नंबर 84 इसमें नोट करें ड्यूटीज ऑफ एक्सरसाइज, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज। बेटा जब जब मैन्युफैक्चरिंग होता है, जब जब मैन्युफैक्चरिंग होता है, जब जब प्रोडक्शन होता है, तो ऐसे प्रोडक्शन पे लगा करता था एक्साइज। अब क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में ये पढ़ना नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा सा आपको ब्रीफली समअप कर देता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, ये प्रोडक्शन क्या होता है। जब जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो कुछ नया प्रोडक्ट बनाना ही अपने आप में एक प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्ट का यूज चेंज हो जाए और एक नया प्रोडक्ट इमर्ज हो जाए तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं हमने कोई प्रोडक्शन किया या फिर मैन्युफैक्चरिंग की है। बच्चों मैं आपसे कहता हूं, जो आप अभी नोटबुक यूज कर रहे हो, क्या आप इसे राइटिंग के लिए यूज कर रहे हो? हाँ या ना? अगर यही नोटबुक प्रॉपर बाइंड नहीं होती, छोटे छोटे पीसेस में कट नहीं होती और एक बहुत बड़ा पेपर रोल होता जो 10 फीट चौड़ा है और 50 फीट लंबा है और आप उसे यहां क्लास में लेके आ जाते, वो भी तो बेटा पेपर ही है ना। क्या आप उससे प्रोडक्शन कर सकते हैं? क्या आप उस पर राइटिंग कर सकते हैं? आप क्या करते हैं? सारे क्लास के बच्चों बाहर निकलो, टीचर भी निकले बाहर। हम पहले अपना पेपर नीचे बिछाएंगे, आराम से उस पर बैठ के कॉर्नर में साइड बाई साइड लिखेंगे। क्या पॉसिबल है? लेकिन उसी बड़ी पेपर सीट को कट करके छोटे छोटे पार्ट में हमने जोड़ करके उसे बाइंड कर दिया। बेटा नोटबुक तैयार हो गया। क्या नोटबुक से यूज चेंज हो गया? क्या नोटबुक का यूज चेंज हो गया? जो काम बड़ी पेपर सीट में नहीं हो सकता वो नोटबुक पे इजीली हो सकता है। नॉर्मली मैं आपसे बात कर रहा हूं, इंक का यूज, सिंपल एक इंक भरा हुआ है बहुत बड़े बोतल में या बहुत बड़े जार में इंक भरा हुआ है, क्या आप उसे राइटिंग में यूज कर सकते हो? लेकिन जब उसे पेन का शेप दे दिया जाता है, रिफिल में डाल दिया जाता है, पेन बना दिया जाता है, आप उसे यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट वही है। एक साइड में कुछ प्लास्टिक के इक्विपमेंट्स थे, प्लास्टिक की थिंग्स थी, उनको असेंबल करके उसमें रिफिल डाल करके आपको पेन बना के दे दिया, यूज चेंज हो गया। तो कई बार किसी प्रोडक्ट पर थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं और उसका यूज चेंज हो जाता है। एक सिंपल वाटर को फ्रीज कर दें तो वो आइस बन जाता है और आइस का यूज डिफरेंट होता है, एक सिंपल वाटर का यूज हमारा डिफरेंट हो सकता है। बात समझ रहे हो? उसी आइस में थोड़ा सा कुछ फ्लेवर मिला दें, कुछ उसमें शुगर्स वगैरह ऐड कर दें, कलर ऐड कर दें, वही आइसक्रीम बन जाता है और उसका यूज कुछ और हो जाता है। दीज आर द एक्टिविटीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो जितने भी पहले मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हुआ करते थे उन सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज पर एक्साइज लगता था। आपने मैन्युफैक्चर कर दिया और आपके ऊपर एक्साइज इंपोज हो चुका है। ठीक बात है। बहुत सारे लोगों को आपने गुटखा तंबाकू खाते हुए सुना देखा होगा, यस या नो? बहुत सारे लोग पुड़िया खोलते हैं, ऐड भी आता है आजकल। कौन कौन से एक एक्टर है, कौन सा बेटा ऐड करते हैं? अजय देवगन, ठीक है। वो राज दरबार पता नहीं कौन सा ऐड करता है, कमला पसंद, ऐसे कुछ ऐड आते हैं। पुड़िया खोलो, डायरेक्ट मुंह में डालो। बेटा वो मैन्युफैक्चर्ड तंबाकू होता है, सीधा मुंह में गया और एंजॉय करना उसका स्टार्ट कर दिया।
और कुछ लोगों को आपने गली मोहल्ले में ऐसे करके रगड़ते हुए देखा होगा तंबाकू को, फिर ऐसे करके उसे कूटते पीटते हैं ऊपर से, उनकी पड़ोस से कोई निकल जाए तो बस वहीं बेहोश हो सकता है। वो खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, चूने को मिला रहे हैं उसमें, उसे रगड़ रहे हैं, मतलब देसी तंबाकू को वो मैन्युफैक्चर्ड तंबाकू बना रहे हैं, उसके बाद उसे कंज्यूम कर सकते हैं। और एक होता है मैन्युफैक्चर्ड, ऑलरेडी मशीनरी से बना हुआ आता है। तो बेटा जितनी भी मैन्युफैक्चर्ड एक्टिविटीज होती है वो प्रोडक्ट का यूज चेंज कर देती थी, और जैसे ही प्रोडक्ट का यूज चेंज हुआ तो उस पर क्या लग जाया करता था, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज। अब मोस्टली एक्साइज के जितने भी आइटम है उनको किसमें कवर कर लिया गया है, जीएसटी में कवर कर लिया गया है। लेकिन इसके लिए जो पावर दे रखी थी वो एंट्री नंबर 84 में दे रखी थी। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? यहां तक किसी को कोई डाउट? एंट्री नंबर 82 टैक्सेस ऑन इनकम, एंट्री नंबर 83 ड्यूटीज ऑफ कस्टम, एंट्री नंबर 84 ड्यूटीज ऑफ एक्साइज। रिटेन कर लेना अच्छे से, 1 मार्क्स है आपका 101%। यहां से 1 मार्क्स आना ही आना है, पेटेंटेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंट्री नंबर 92A। एंट्री नंबर 92A, टैक्सेस ऑन इंटर स्टेट सेल। एंट्री नंबर नेक्स्ट रहेगा 92C, सर्विस टैक्स। नेक्स्ट एंट्री नंबर 97, एंट्री नंबर 97। बच्चे कह रहे हैं सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो खत्म हो गए सब। बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी ये एंट्रीज बनी हुई हैं, वो अलग बात है कि हम इनको बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक बात है। एंट्री नंबर 92C बनी थी बेटा सर्विस टैक्स के लिए, और एंट्री नंबर 97 बना एनी अदर मैटर। एनी अदर मैटर नॉट कवर्ड इन लिस्ट 2। बेटा लिस्ट 2 किसका लिस्ट है, और लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। तो एंट्री नंबर 97 है एनी अदर मैटर नॉट कवर्ड इन लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। बात क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं बेटा। यहां पर हमने बोला कि ये सर्टेन एंट्रीज जो लिस्ट 1 में टैक्सेस से रिलेटेड है, जिन पर पावर किसको दे रखा है, स्टेट गवर्नमेंट को ना दे करके किसको दे रखा है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी कि यहां सारा पावर किसको मिला हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। बेसिकली इसे सेंट्रल लिस्ट के नाम से भी जान सकते हैं, यूनियन लिस्ट के नाम से भी जान सकते हैं। बेटा बातें मत करो, इधर सुनो ध्यान से। अभी देखो मेन थिंग ये है कि जो आपकी बातें हैं वो तो बाद में भी कर लोगे, लेकिन यहां जितना मुझे बेटर सुन लोगे उतना लंबे टाइम तक आपको रिटेन रहेगा, ठीक है। कोई डाउट है तो मुझे बताओ आप। क्लियर है सारा? आगे हम बढ़ते हैं बेटा। यूनियन लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां पावर दे रखी है। एंट्री नंबर 82 में टैक्सेस ऑन इनकम, बट या एग्रीकल्चर इनकम को टैक्सेबल नहीं किया जा सकता। एंट्री नंबर 83 ड्यूटीज ऑफ कस्टम, 84 ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, 92A टैक्सेस ऑन इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट का मतलब होता है बेटा, इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल होने वाला। बेटा दो एस्पेक्ट चलते हैं, इंट्रा और इंटर। आपने बस स्टॉप पे भी जनरली देखा होगा, बसेस पर लिखा रहता है इंटर स्टेट CNG, इंटर स्टेट बस स्टॉप ISBT, ऐसे करके इंटर स्टेट बस टर्मिनल ऐसे करके मेंशन रहता है। एक वहां से जो बस जाएगी वो दूसरे स्टेट में भी जाएगी, और एक होता है विद इन द स्टेट, इंट्रा। तो ये जो इंटर स्टेट सेल हुआ करता था उस पर भी जो टैक्स इंपोज करने का राइट दे रखा था वो किसको दे रखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और 92C में सर्विस टैक्स के लिए एक एंट्री बनाई थी कि जो सर्विस टैक्स पुराना टैक्स लॉ चलता था उसमें एक 92C के अकॉर्डिंगली पावर लेकर के हम क्या लगाएंगे, सर्विस टैक्स लगाएंगे। लेकिन इस एंट्री का कभी यूज नहीं किया गया। 92C को बनाया जरूर गया, लेकिन सर्विस टैक्स के रिगार्ड में जो पावर ली गई थी एंट्री नंबर 97 से स्टार्टिंग में। बाद में प्रपोजल आया था कि सर्विस टैक्स के लिए अलग से एक एंट्री बना लो, और सर्विस टैक्स के लिए 92C एंट्री बनी थी, लेकिन जब तक जीएसटी का कंसेप्ट काफी आगे बढ़ चुका था और फिर ये फुल फ्लेज इंटीग्रेटेड टैक्स लाने के बारे में बहुत सारे
एस्पेक्ट आ गए थे, तो उस दौरान ये वर्क होल्ड हो गया कि अब सर्विस टैक्स के लिए अलग से एंट्री पे काम करने की क्या जरूरत है। तो एंट्री नंबर 92C का यूज नहीं हो पाया, सर्विस टैक्स से रिलेटेड थी। एंट्री नंबर 97 एनी अदर मैटर नॉट कवर्ड इन लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। बेटा एक्चुअली मुझे थोड़ा ऐसा लगता है, कई बार आपका इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चंस पूछता है और उनके पास एक डाटा बैंक रहता है, कहीं ना कहीं हर एक पर्सन पुराने क्वेश्चन से, जैसे मान के चलो मुझे पेपर बनाने का अपॉर्चुनिटी मिला या आपको पेपर बनाने का अपॉर्चुनिटी मिला या किसी थर्ड पार्टी को पेपर बनाने का अपॉर्चुनिटी मिला, वी ऑल आर इंडियंस, हम सभी आलसी होते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, जनरली एक ह्यूमन नेचर होता है, इंडियंस नहीं सारे वर्ल्ड वाइड, और विदेशी तो हमसे भी ज्यादा आलसी होते हैं, ठीक है। तो हम बात करें वर्ल्ड वाइड, हर एक पर्सन का एक नेचर होता है कि वो थोड़ा सा जब काम आसानी से हो जाता है तो हम उस पर ज्यादा हार्डवर्क नहीं करते। इवन दो ये आलस आता कहां से, हमारे माइंड से आता है, क्योंकि हमारा माइंड इतना ज्यादा फास्ट है, इतना ज्यादा एनर्जेटिक और इतना ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर उसका इतना स्ट्रांग है कि वो चाहता है कि अपनी सारी एनर्जी को वहां लगाओ जहां बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके साथ कोई अचानक से कोई घटना घट जाती है तो आप देखते हो आपकी बॉडी बहुत रिएक्टिव हो जाती है, बहुत अलर्ट आप हो जाते हो। लेकिन जब आराम से आप रिलैक्स मोड में आप हो, आराम से चल रहे हो, बैठे हो, सुस्ती से सुन रहे हो, आपका माइंड आपकी एनर्जी को बचा के रखता है। छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप रास्ते से जा रहे हो, आप पीछे कोई सांप दौड़ना स्टार्ट कर देता है, दूसरा वाला सांस आप कहां लोगे, सीधा अपने घर में घुस के लोगे, उससे पहले दूसरा सांस लोगे नहीं, और आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी दौड़ने की कि आप उससे पहले कभी उतना तेज दौड़े भी नहीं होंगे। गली में कोई आवारा कुत्ता पीछे पड़ जाता है, आप खुद से आपको लगेगा मैं गलत जगह पर हूं, मुझे तो एथलीट्स होना चाहिए था। उस दिन एनर्जी कहां से आ गया, क्योंकि आपके माइंड ने आपको डायरेक्शन दिया कि आज दौड़ना बहुत जरूरी है और आज सारी एनर्जी लगा दे। सेम बात मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, जब किसी के पास कोई ऑप्शन अवेलेबल है तो वो ज्यादा एनर्जी नहीं लगाएगा। पुराने क्वेश्चंस में जनरली क्वेश्चंस आते रहे हैं कि सर्विस टैक्स को लगाने की पावर कहां से ली गई थी, तो वहां दो ऑप्शंस डालता था वो 92C और एंट्री नंबर 97। बच्चा गलत करके आता था 92C, जबकि सर्विस टैक्स जो इम्पोज किया गया था वो 97 से इम्पोज किया गया था। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सर्विस टैक्स को लगाने की पावर कहां से ली गई, तो बताएंगे बेटा रिड्यूसरी एंट्री 97 से। तो बेसिकली सर्विस टैक्स लगाया गया था इस एंट्री के थ्रू, बट ये सर्विस टैक्स के लिए एंट्री बनी जरूर थी, लेकिन इसे यूज नहीं किया गया था। बात क्लियर? बाद में सर्विस टैक्स खत्म ही हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन जो जनरली पहले पूछा गया था वो क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। मान के चलो किसी ने क्वेश्चन को डाल दिया ऐसे ही कॉपी करके और रिपीट हो गया, तो आप तो टिक करेंगे, आप सही आंसर टिक कर देंगे तो आपको सही मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक बात है। तो ऐसा नहीं है कि हमको करंट के लिए ही तैयार होना है। पिछले बैकग्राउंड से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम वहां चिल्लाएंगे नहीं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, गलत क्वेश्चन है, हम इसका आंसर नहीं देंगे, क्योंकि ये पेपर है ऑब्जेक्टिव। आपसे बोला गया 4 में से जो सही लगे, बेस्ट लगे वो आंसर कर दो और घर चले जाओ, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं है जिसमें आप अपना चॉइस लिखोगे कि हम क्या आंसर देना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर का मीनिंग ये होता है कि 4 ऑप्शन है, इनमें से बेस्ट क्या है, जो इनमें सबसे बेस्ट है वो आप आंसर कर दो, ठीक बात है। तो वहां दिमाग नहीं चलाएंगे। अगर ऐसा है तो वहां एंट्री नंबर 97 को हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, ठीक बात है, क्योंकि एंट्री नंबर 97 था रिड्यूसरी एंट्री के लिए। तो सर्विस टैक्स का जो रियल पावर लिया गया था 97 से, और बाकी 92C सिर्फ बनाया गया था लेकिन उसे यूज नहीं किया गया। तो यहां लिख लो आगे बेटा नॉट यूज्ड। और यहां लिख लो एंट्री नंबर 97 के नीचे पावर इन रिगार्ड ऑफ एसटी। एसटी मतलब बेटा सर्विस टैक्स इज टेकन फ्रॉम सच एंट्री। इन 97 एंट्री से ये पावर लिया गया था सर्विस टैक्स के रिगार्ड में। ये एक्सपेक्टेड हो सकता है बट नहीं बनना चाहिए वैसे तो टेक्निकली, बट एज इट इज और क्वेश्चन उठा के दे दिया तो आप एंट्री नंबर 97 ही टिक करेंगे। आगे बढ़े बेटा। तो 82 से एक क्वेश्चन बन सकता है, 97 92 के फ्यूजन से एक क्वेश्चन बन सकता है। यहां जनरली कंफ्यूजन बने रहते थे। 92A टैक्सेस ऑन इंटरस्टेट सेल, 84 एक्साइज और 83 कस्टम। ये क्वेश्चंस आपके लिए यहां से बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बेटा लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट के बारे में। नोट करो बच्चों, बेटा लिस्ट 2 है हमारा
स्टेट लिस्ट, और इसको स्टेट लिस्ट के अंदर लॉ बनाने की पावर किसको मिलेगा बच्चों? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को यहां पर पावर रहेंगे। चलो बेटा, पॉइंट नंबर फर्स्ट, एंट्री नंबर 46, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। सर ये तो आपने पहले भी लिख रखा है, दोबारा से लिखने की क्या जरूरत थी? टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। बेटा ऊपर लिखा था हमने अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट नहीं था वो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगा पाए। क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट अवेलेबल हो गया इस एंट्री से? क्या स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगा सकती है? बिल्कुल लगा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम के रिगार्ड में लॉ बना करके टैक्स लगा सकती है, इंपोज कर सकती है, राइट अवेलेबल है, बट जनरली नहीं करते। क्योंकि आप जानते हो इंडिया में ज्यादातर वोटर्स कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इनकम पर डिपेंडेंट होता है, और उनको तो बार बार फेवर करने की बात की जाती है, उन्हें तो बार बार कहीं ना कहीं हेल्प करने की बात की जाती है, उन पर हम टैक्स इंपोज नहीं करेंगे। अगर करते भी हैं तो उस पर्टिकुलर पार्टी को, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी ही कहीं ना कहीं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेगी, वहां लॉ बनाएगी, और अगर वो पार्टी उस स्टेट के अगेंस्ट कोई डिसीजन लेगी तो वहां की पब्लिक उसके क्या हो जाएगी? अगेंस्ट हो जाएगी, और अगली बार वो वापस लौट करके नहीं आ सकते उस पार्लियामेंट, उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, फिर वो मेंबर के तौर पर नहीं बैठ सकते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां चाह करके भी ऐसा नहीं कर पाती, तो वो थोड़ा पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, बट राइट अवेलेबल है, करना चाहे तो कर सकते हैं। बात समझ रहे हो बेटा? अभी तक इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं है, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं लगाया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है। बात समझ रहे हो? कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हमने बीकॉम वगैरह में एक चैप्टर पढ़ लिया था जहां हम बात करते थे टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, या एग्रीकल्चर इनकम पर एक अलग तरीके से हम टैक्स कैलकुलेशन किया करते थे। बेटा वो कैलकुलेशन करने का एक तरीका था, लेकिन उसमें एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता था। जिस पर्सन की नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है और साथ साथ में एग्रीकल्चर इनकम भी होती है, तो उस पर टैक्स कंप्यूट करने का तरीका बदल जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पर हम टैक्स नहीं लगाते। हालांकि उसे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। एग्रीकल्चर इनकम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्सेबल कर नहीं रखा, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने ये टैक्स नहीं लगा रखा है, बट पावर दे रखी है एंट्री नंबर 46 में। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की पावर कहां से मिलती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तो टिक क्या होगा बेटा? स्टेट लिस्ट, पहला क्वेश्चन। दूसरा, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की पावर कहां से मिलती है, तो एंट्री वाइज ऑप्शन दे सकता है, एंट्री नंबर 46, 47, 83, तो अकॉर्डिंगली हम कहां टिक करेंगे? 46 पर टिक करेंगे। ठीक बात है बेटा? चलो नोट करो, एंट्री नंबर 51, एंट्री नंबर 51 सगुन की एंट्री है, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन सेलेक्टेड आइटम, आइटम्स लाइक एल्कोहलिक, लिक्कर एटसेट्रा। जो एल्कोहलिक, लिक्कर एटसेट्रा जो सेलेक्टेड आइटम्स होते हैं, इन सेलेक्टेड आइटम पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाने का पावर किसके पास है बच्चों? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि इनका मालूम है कि जिस स्टेट में रहने वाला जहां शोर शराबा ज्यादा करेगा पी करके, टैक्स कलेक्ट करने का राइट किसको मिलना चाहिए? उसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो उन्हीं को मेंटेन करना पड़ेगा ना। बात समझ रहे हो बेटा? तो अल्कोहलिक लिक्कर बेटा ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बट अल्कोहलिक लिक्कर से एक अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न होता है, बहुत हैवी रेवेन्यू होता है, उससे स्टेट के बहुत सारे वेलफेयर कर पाता है, और यही एक रीजन है कि एंट्री नंबर 51 में ये सारा पावर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया गया, तो इस पर राइट किसका अवेलेबल रहेगा बच्चों? स्टेट का। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंट्री नंबर 54, बैट या सेल विद इन द स्टेट।
बेटा थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, हमने बात करी थी इंटर स्टेट सेल के बारे में। इंटर स्टेट सेल का मतलब समझते हो? सेल वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अभी हम बात कर रहे हैं सेल विद इन द स्टेट। जब वन स्टेट टू अनदर स्टेट सेल था तो हम बात कर रहे थे टैक्सेस ऑन इंटर स्टेट सेल एंट्री नंबर 92A, पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन जब हम बात करते हैं एंट्री नंबर 54, तो ये बैट बोल दो इसे, या सेल विद इन द स्टेट बोल दो, ठीक है। पहले इसे सेल टैक्स के नाम से बुलाया जाता था, बाद में बैट के नाम से इसे बुलाने लगे। कंसेप्ट वही है कि सेल विद इन द स्टेट। बैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। अभी वैट भी खत्म हो गया है, उसकी जगह जीएसटी चल रहा है, सेल विद इन द स्टेट। तो दैट मीन्स एंट्री नंबर 54 में पावर दिया गया, एंट्री नंबर 54 में पावर दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट वैट लगा सकती है या सेल विद इन द स्टेट पर सेल टैक्स लगा सकती है, और इसको पावर मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 246 का सेकंड लिस्ट, जिसे हम स्टेट लिस्ट के नाम से पुकारते हैं, और एंट्री नंबर 54। तो आर्टिकल नंबर 246 में क्या दे रखा है? डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट प्रोवाइडेड है, और उस लिस्ट में भी स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंगली पावर दिया गया है कि आप सेल पर टैक्स लगा सकते हो। ये पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों लिस्ट थर्ड। अभी हम बात कर रहे थे लिस्ट 2, नेक्स्ट रहेगा हमारा लिस्ट थर्ड, और इसे बोला जाएगा यूनियन लिस्ट। सॉरी, कनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट तो हम पहले मेंशन कर चुके हैं ना। कनकरेंट लिस्ट बेटा, यहां दोनों गवर्नमेंट को पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट, और दूसरा बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट को यह पावर होती है कि लिस्ट नंबर 3 के अकॉर्डिंगली वो दोनों मिलकर के लॉ बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन हमारे ये काम के नहीं है, फिर भी हम इन्हें नोट कर लेते हैं, 2-4 एग्जाम्पल। एंट्री नंबर 1, क्रिमिनल लॉज। एंट्री नंबर 2, क्रिमिनल प्रोसीजर। और एंट्री नंबर 8, रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट। बेटा ये मैंने लिस्ट नंबर 3 को मेंशन करने की वजह से ये कुछ एग्जांपल यहाँ नोट कर दिए, बट यहाँ टैक्सेशन में ऐसी कोई पावर नहीं है। टैक्सेशन में या तो पावर दी गई है लिस्ट नंबर 2, या फिर पावर दी गई है लिस्ट नंबर 1 में दी गई है। अब मुद्दे वाली बात ये, बच्चे परेशान हैं कि सर आपने सारे टैक्स से रिलेटेड प्रोविजन समझा दिए, जीएसटी का तो यहाँ कहीं नाम ही नहीं आया। आया ना? क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला था, आर्टिकल नंबर 246 में वो सब्जेक्ट मैटर प्रिस्क्राइब्ड है। आर्टिकल नंबर 246 में वो सब्जेक्ट मैटर प्रिस्क्राइब्ड है जिन सब्जेक्ट मैटर पर आप कॉन्स्टिट्यूशनली टैक्सेस से रिलेटेड प्रोविजन बना सकते हो, टैक्सेस से रिलेटेड प्रोविजन बना करके टैक्स रिकवर कर सकते हो। एंट्री नंबर लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर दिए टैक्स से रिलेटेड। लिस्ट नंबर 2 स्टेट लिस्ट, काफी सारे सब्जेक्ट मैटर दिए टैक्सेस से रिलेटेड। अब आप मुझे ये बताओ, इनमें से कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर दिखाई दे रहा है जिससे आप पावर लेकर के जीएसटी लगा सकें? बेटा यू ऑल आर द लॉ मेकर, मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बोला था और डेली बोलूंगा, और आपको लॉ मेकर की तरह यहाँ रिप्लाई करना चाहिए, बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंस में नहीं बैठना चाहिए। पार्टिसिपेट करें, रिलैक्स रहें, फोकस रहें और आंसर करें, ठीक है। आपके माइंड का थॉट प्रोसेस आगे आगे चलना चाहिए। कब इतना सीख लिया, आगे क्या होने वाला है, ज्यादा बेटर सीख पाएंगे, ज्यादा बेटर आंसर दे पाएंगे। 100% कंसंट्रेट करोगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको मालूम है मैंने इतना जरूर बताया कि जब तक सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा तब तक आप टैक्स लॉज नहीं बना सकते। आपके सामने मैंने समस्या रखी, अब बताओ क्या करें, सॉल्यूशन दो, बिकॉज यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी और आप तो लॉ में एक्सपर्ट होते हो, हाँ है ना। सबसे पहले आप यही बोलते हो कि सर लॉ में कहीं ना कहीं हमें एक्सपर्टाइजेशन होगा, सारी फॉर्मेलिटीज को हम फुलफिल करेंगे, तो लॉ भी तो बना भी तो सकते हो ना। तो बताओ बेटा क्या सॉल्यूशन है आपके पास। स्टेट लिस्ट भी अवेलेबल है आपके सामने, यूनियन लिस्ट भी अवेलेबल है, जीएसटी लगा ले। गुड्स एंड सर्विस टैक्स
कंबाइंड में कैसे लगाएं? कुछ माइंड में अप्रोच बन रहा है? अब समस्या मैं आपके सामने रख रहा हूं बेटा। जीएसटी की अगर हम बात करें तो गुड्स और सर्विसेज दोनों को टैक्सेबल किया जाएगा। एक सिंगल टैक्स रहेगा, वन नेशन वन टैक्स। कहीं से खरीदो कहीं पर सेल करो, टैक्स कौन सा लगेगा? सिर्फ जीएसटी लगेगा। बात समझ में आ रहा है? तो उसके लिए एक ही प्रोविजन बनना चाहिए। बस समस्या क्या है, सर्विस टैक्स को लगाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अभी तक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में सर्विस टैक्स को लगाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इतना मालूम है आपको। दूसरा, विद इन द स्टेट जो सेल हो रहा है उस पर टैक्स लगाने की पावर किसके पास है? स्टेट के पास। बियॉन्ड द स्टेट जो सेल हो रहा है उस पर टैक्स लगाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बेटा एक्साइज को भी जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है। कुछ एक्साइज, कुछ आइटम्स पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल के पास। तो कुछ सेलेक्टेड आइटम्स पर एक्साइज ड्यूटी लगाने के पास किसके पास है? स्टेट के पास। इतना हमको एंट्री से क्लियर हो चुका है। अब हम इन सारे आइटम्स को कंबाइंड करके जब इन पर एक टैक्स लगाएंगे तो कौन लगाएगा? सेंट्रल लगाए या स्टेट लगाए? बात क्लियर है बेटा? दोनों लगाएंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो किसी एक ही पर्सन को परमिट करेगा। या तो कहीं ना कहीं ऐसा लिखा होगा दोनों को परमिशन है, लेकिन यहां कुछ मैटर्स पे तो सेंट्रल, कुछ पर स्टेट। अब यहां क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जरूरत आ गई? भाई इस एंट्री को अमेंड करने की, इस एंट्री को रेक्टिफाई करने की, इस एंट्री में तोड़फोड़ करने की जरूरत महसूस होने लगी। क्योंकि अगर ये एंट्री रहेगा तो ये काम तो नहीं हो सकता। ये बात कंफर्म है। ये है आपका एग्जिस्टिंग प्रोविजन। अगर इससे अगर आप जीएसटी लगाओगे तो जीएसटी लगाने के लिए क्या इस एंट्री में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा? यस या नो? बेटा इतना तो बता सकते हैं, क्या इस एंट्री में चेंज लाना पड़ेगा आपको? अब क्या करना चाहोगे आप? एक काम करते हैं, ये जो स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगा रहे हैं, जो पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है, इन सारी पावर को उठा के सेंट्रल को दे दें। बोलो बच्चों बोलो। काम खत्म हो जाएगा। सारी ये जो एंट्रीज हैं टैक्सेस से रिलेटेड, इनको उठा के यूनियन लिस्ट में डाल दें। बुराई क्या है इसमें अगर ऐसा कर भी दिया तो? थोड़ा बहुत कुछ अंदर से लॉजिक आ रहा होगा। बच्चे कह रहे हैं सर पीछे स्टेट का रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। स्टेट को बोलेंगे कि आप जो भी हम रेवेन्यू कमाएंगे उसमें से कुछ शेयरिंग देते रहेंगे आपको, हम आपको रेवेन्यू देंगे। मतलब ये पावर किसको प्रोवाइड कर देते हैं? सेंट्रल को। बाद में क्या बोलते हैं सेंट्रल से? सेंट्रल क्या बोलता है स्टेट से कि आपको रेवेन्यू लॉस हो रहा है ना, हम आपको रेवेन्यू ट्रांसफर करते रहेंगे, आपको पैसे देते रहेंगे, टेंशन मत लेना, आपको स्टेट का खर्चा चलाना है, सबके पैसे हम देंगे आपको। बात समझ रहे हो? पता कैसा होगा यहां पर अगर ऐसा सर्कमस्टांसेस कर दिया जाए। लेट्स सपोज आप सैलरी अर्न करते हो और सैलरी अर्न करने के बाद आप खुद एक्सपेंस करते हो, बड़ा रिलैक्स फील करोगे, आपके अकाउंट में पैसा जहां मर्जी खर्च कर देते हो। और दूसरा एस्पेक्ट, आपने अर्न किया और पैसे किसको दे के आ गए? पड़ोसी को। एक 10 रुपए भी खर्च करने हैं तो उससे क्या बोल रहे हैं? पैसे देना जरा, ये वाला खर्चा करना है। फिर 1000 रुपए कहीं देने, जरा पैसे देना जरा, ये वाला खर्चा करना है। कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। स्टेट गवर्नमेंट को जो डायरेक्ट रेवेन्यू पहुंच रहा था, अब वो स्टेट गवर्नमेंट डिपेंडेंट किस पर हो जाएगी? सेंट्रल पर। अभी जैसे आपने न्यूज में देखा होगा, ममता दीदी और मोदी जी में आपस में झगड़ा चल रहा था। अगर सारा राइट अगर मोदी जी के पास ही आ जाएगा तो दीदी को पैसे मिलेंगे क्या? बताओ। तो वो क्या बोलेंगे? आप झगड़ा करवा रहे हो, हम आपको पैसे ही नहीं दे रहे। दिक्कत होगी नहीं होगी? कहीं ना कहीं स्टेट और सेंट्रल में आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। ठीक बात है। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि सारे के सारे राइट किसको दे दो? स्टेट को दे दो। अगेन रिवर्सल, सारा पावर स्टेट के पास आ जाएगा, सारा पैसा स्टेट के पास चला जाएगा, स्टेट सेंट्रल की जरा सा भी नहीं सुनेगा। दिक्कत होगी या नहीं होगी? तो हमारे पास सॉल्यूशन ये निकल के आ रहा है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ये राइट दे दें तो दिक्कत ये हो जाएगी कि वो पर्टिकुलर पर्सन फिर इन्फ्लुएंस करेगा और कहीं ना कहीं दूसरों के राइट में इंटरफेयर करेगा, उन्हें काम ढंग से नहीं करने देगा। तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि जो कंकरेंट लिस्ट होता है, इसमें जो लॉ बनाने की पावर है सेंट्रल और स्टेट दोनों को होती है। क्यों ना इस एंट्रीज को अमेंड करके कंकरेंट लिस्ट में ले जाएं। बट कंकरेंट लिस्ट की अगर हम बात करें तो प्रिवेल वहां पर जो पावर किसकी करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर प्रिवेल करती है। तो कंकरेंट लिस्ट में भी ले जाना इसे पॉसिबल नहीं है। और ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक सॉल्यूशन निकाला गया कि ये जो आर्टिकल नंबर 246 जैसा है वैसा ही रहने दो।
इसको ओवरराइड करते हुए एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस कर दो। क्या बोला बेटा मैंने? इसे ओवरराइड करते हुए कि आर्टिकल नंबर 246 में जो लिखा है उसे इग्नोर करो, आर्टिकल नंबर 246 ए की बात को मानो। तो लैंग्वेज क्या रहेगा जब ओवरराइडिंग इफेक्ट डालेंगे? तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ बेटा, बेटा एक ही आर्टिकल को तो ओवरराइड करना है ना, और कौन सा वाला? 246। तो क्या लिखेंगे? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन आर्टिकल नंबर 246। यानी एक ही आर्टिकल को ओवरराइड करेंगे, सारी कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर? तो हमने आगे जाकर के बात करेंगे, नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया जीएसटी के रेफरेंस में, और ये आर्टिकल था आर्टिकल नंबर 246 ए। दैट मीन्स आर्टिकल नंबर 246 ए की बात करेंगे, ये कहीं ना कहीं 246 पर ओवरराइडिंग इफेक्ट डालता है, और जो इधर मेंशन है वो मेंशन रहेगा, लेकिन जीएसटी के रिगार्ड में आर्टिकल नंबर 246 ए एप्लीकेबल होगा, और उस आर्टिकल में देख लेते हैं किस तरीके से जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक बात है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा पॉइंट नंबर 3 चल रहा था, सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इसे 4th बना लो बेटा। आर्टिकल नंबर, हाँ बेटा, ओके बेटा जा सकते हो। 246 ए, नॉट विद स्टैंडिंग anything contained in article number 246 constitutional provision relating to GST, excise, service tax, CST and VAT, एंट्री टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, एटसेट्रा। जीएसटी, या तो ये इंट्रा हो सकता है, CGST प्लस SGST / UTGST, या फिर यही आपका इंटर हो सकता है। इसमें रहेगा बेटा IGST, और जब IGST की हम बात करते हैं, शेयर्ड विद डेस्टिनेशन, स्टेट, IGST शेयर्ड विद डेस्टिनेशन स्टेट। यहां तक नोट हो गया बेटा सभी का? आर्टिकल नंबर 246 ने कैसे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया, जरा उसकी तरफ देखेंगे। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन आर्टिकल नंबर 246। 246 में हमने पावर को बाइफरकेट कर रखा था, कुछ सेंट्रल के पास थी, कुछ स्टेट्स के पास थी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रहेंगे रिलेटिंग टू जीएसटी,
और वो क्या प्रोविजन रहेंगे कि सर एक्साइज, सर्विस टैक्स, सीएसटी, वैट, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एटसेट्रा। इसके अलावा मैं कंप्लीट लिस्ट की बात करूंगा, और भी बहुत सारे टैक्सेस हैं छोटे मोटे जिनको जीएसटी में शामिल किया गया है। इन सारे टैक्सेस, इन सारे के सारे टैक्सेस की जगह अब क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। जीएसटी में दो तरीके के जीएसटी रहेंगे, एक रहेगा इंट्रा जीएसटी, इंट्रा स्टेट, और दूसरा रहेगा इंटर स्टेट। एक ट्रांजेक्शन रहेगा विद इन द स्टेट, चाहे वो सेल का हो या सर्विस का हो, और एक ट्रांजेक्शन रहेगा बियॉन्ड द स्टेट, दैट मीन्स इंटर स्टेट। जब इंटर स्टेट होगा तो उस पर लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में लगता है। कई बार क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट की जगह यूनियन टेरिटोरी होता है उधर, तो यूनियन टेरिटोरी में लगता है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटोरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक बात है, तो या तो लगेगा एसजीएसटी या लगेगा यूटीजीएसटी। साथ ही साथ में इक्वल पोर्शन में सीजीएसटी रहेगा ही रहेगा। सीजीएसटी किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और साथ ही साथ में एसजीएसटी और यूटीजीएसटी किसके पास जाएंगे? रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे या रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटोरी के पास जाएंगे। जब जब जीएसटी की बात करते हैं तो एक हमारा इंटर स्टेट भी होगा। जब इंटर स्टेट की बात करेंगे तो उसमें क्या आएगा बच्चों? आईजीएसटी, और आईजीएसटी की बात करेंगे तो शेयर्ड किया जाएगा डेस्टिनेशन स्टेट्स के साथ। मान के चलो बेटा दिल्ली से यूपी में हमारा गुड्स जा रहा है, तो यहां इन्वॉल्वमेंट क्या हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट। अब ऐसे केसेस में पहले तो हमने क्लियर बोल दिया था कि अगर आपका विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन है तो 50% सेंट्रल के पास जाएगा, 50% उस स्टेट के पास चला जाएगा। अब क्या करें? 50% सेंट्रल के पास, 25% दोनों में बांटें, या 50% दें तो कौन से वाले स्टेट को दें? ये इशू एक क्रिएट हो गया। इनका कहना है जब ये इंटर स्टेट होगा तो लगेगा आईजीएसटी, उसका 50% रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो उसका 50% उस स्टेट के पास जाएगा जो हमारा डेस्टिनेशन स्टेट होगा। और डेस्टिनेशन का मतलब समझते हो ना, जैसे मैप लगाते हो कहीं जाने के लिए तो उसमें डेस्टिनेशन डालते हो ना कि कहां पहुंचना है, हाँ या ना? तो गुड्स फाइनली जहां रीच करेगा, गुड्स फाइनली जहां कंज्यूम होगा, दैट इज नोन एज डेस्टिनेशन। मैंने क्या बोला बेटा? अगेन रिपीट कर रहा हूं। पहला केस क्या था कि सीधा सीधा बंटवारा पॉसिबल था क्योंकि गुड्स कहां था? विद इन द स्टेट था, तो एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट पिक्चर में था, एक स्टेट गवर्नमेंट पिक्चर में था, कोई डबल स्टेट गवर्नमेंट उधर पिक्चर में नहीं थे, तो दोनों में इक्वल बांट दिया गया, कोई इशू रहा। लेकिन दूसरे केस में जब गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो पिक्चर में रहेगा ही रहेगा। अब दो स्टेट गवर्नमेंट पिक्चर में आ गए, अब किसके साथ रेवेन्यू शेयर किया जाए? कि जहां गुड्स पहुंचेगा, जहां गुड्स शेयर किया जाएगा उस स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम शेयरिंग करेंगे, दैट मींस शेयर्ड विद द डेस्टिनेशन स्टेट्स। तो आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए में बोला गया कि एक्साइज, सर्विस टैक्स, सीएसटी, वैट, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऐसे जो टैक्सेस रहेंगे इन सारे के सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया जाएगा और अब इन पर एक नाम से टैक्स लगाया जाएगा। किसके नाम से? जीएसटी। और जीएसटी को बांटा जाएगा सेंट्रल और स्टेट के बीच में। जब सेंट्रल की बात करेंगे तो 50% सेंट्रल को, 50% स्टेट को, बट जब हमारा गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो वहां दो स्टेट गवर्नमेंट पिक्चर में आएंगी। ऐसे केस में 50% सेंट्रल का ही रहेगा, तो 50% कौन से वाले स्टेट के पास जाएगा? जो डेस्टिनेशन स्टेट्स रहेगा। सिंपल प्रोविजन बना दिया गया। अब यह झगड़े वाली कोई बात नहीं है, अब यहां किसी का कोई राइट अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टली उसमें से 50% मिलने का उसका राइट है। ऐसा नहीं है कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कलेक्ट करेगी बाद में स्टेट के पास जाएगा। और आपने कभी भी, जैसे आप किसी भी पिज्जा हट में जाते हो या डोमिनोज में जाते हो, खाने पीने का कोई बिल लेते हो, मोबाइल एसेसरीज का बिल लेते हो, मोबाइल का बिल लेते हो, तो आपने देखा होगा उसमें जीएसटी जो लगता है वो इक्वल प्रोपोर्शन में सेम आपका दो पार्ट में ऑलरेडी डिवाइडेड होता है। बात क्लियर है? आप में से किसी बच्चे का मेरे को डाउट हो सकता है कि सर दिल्ली तो हमने सुना है यूनियन टेरिटोरी है, तो यहाँ तो यूटी जीएसटी लगना चाहिए, बट यहाँ हम जो बिल इनवॉइस देखते हैं उनमें बेसिकली क्या आता है? एसजीएसटी लिखा हुआ आता है। तो दिल्ली के पास हम बात करते हैं, इवन तो ये यूनियन टेरिटोरी है बट इसके पास लेजिस्लेशन पावर है, ओन लेजिस्लेशन पावर है, तो हम इसलिए यहाँ पर जो यूटी जीएसटी नहीं लगता, यहाँ एसजीएसटी लगता है। बाकी सारे जो यूनियन टेरिटोरी होते हैं, नॉर्मल यूनियन टेरिटोरीज होते हैं, उनमें यूटी जीएसटी ही लगता है। ठीक बात है। तो जो स्टेट का पोर्शन होगा वो एसजीएसटी या यूटी जीएसटी के नाम से लिखा जाएगा, जो सेंट्रल का पोर्शन होगा वो किसके नाम से लिखा जाएगा बेटा? सीजीएसटी के नाम से। और ओवरऑल इन जनरल पुकारेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो उस पर क्या लगेगा?
IGST। तो इस टाइप के कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन बहुत बार इन्हें हम डिस्कस करेंगे। हालांकि इस टाइप से भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि जीएसटी को लगाने की पावर कहां से ली गई, एक इंपोर्टेंट आर्टिकल रहेगा। ये 100% आप ये मान के चलो कि आना ही आना है कि जीएसटी इज इम्पोज्ड बाय टेकिंग पावर फ्रॉम आर्टिकल नंबर 246A। ये यहां पर आर्टिकल नंबर 246 भी मेंशन कर सकता है, और जब 246A कंप्लीटली मेंशन किया हुआ है तो फिर 246A ही हम टिक करेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा आर्टिकल नंबर 245, पॉइंट नंबर 5। आर्टिकल नंबर 245 नोट करें, एक्सटेंट ऑफ लॉज। मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द स्टेट। जो पार्लियामेंट हमारा लॉ बनाता है वो कहां तक एप्लीकेबल रहेंगे, और एक स्टेट जो लॉ बनाएगा वो कहां तक एप्लीकेबल रहेगा। क्या बेटा इन जनरल आपसे पूछ रहा हूं, अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाते हैं, यूपी गवर्नमेंट कोई लॉ बना रही है, क्या वो एमपी में एप्लीकेबल हो जाएगा? दिल्ली गवर्नमेंट कोई लॉ बना रही है, क्या वो पंजाब में एप्लीकेबल हो जाएगा? तो एक स्टेट का जो लॉ, स्टेट के थ्रू जो लॉ बनाए उस पर्टिकुलर स्टेट में एप्लीकेबल होना चाहिए, और जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया वो कंप्लीट इंडिया में एप्लीकेबल होनी चाहिए, या इंडिया की किसी टेरिटोरी में वो एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो पार्लियामेंट के पास राइट है, वो सारे इंडिया के लिए लॉ बना सकता है, बट स्टेट सिर्फ अपनी टेरिटोरी के लिए ही लॉ बना सकता है, ऐसा बोला गया आर्टिकल नंबर 245 में। तो नोट करो बेटा, इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट रहेगा, पार्लियामेंट कैन मेक law for the whole or any part of territory of India। दूसरा, legislature of state can make laws for the whole or any part of state। आगे बढ़े बेटा। तो वही बात है कि सर एक पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो कहां लगेगा बेटा, होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटोरी ऑफ इंडिया। वो इंडिया की टेरिटोरी में कंप्लीट लग सकता है या फिर उसके किसी पार्ट पर। जब स्टेट लॉ बनाएगा तो वो कहां लगेगा बेटा, होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट लग सकता है, स्टेट से बाहर टेरिटोरी पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां तक हमने कंप्लीट इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डिस्कस कर लिए। अब हम एक्चुअल टैक्स प्रोविजंस की हम बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आपको मालूम है, क्या हम जीएसटी लगा सकते हैं? क्या जीएसटी में कहीं, जीएसटी के रिगार्ड में कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे रखी है? आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए, कोई डाउट वाली बात नहीं है। क्या हम इनकम टैक्स लगा सकते हैं, कहीं पावर दे रखी है? हाँ या ना बेटा, इनकम टैक्स लगाने के लिए किसी एंट्री में कोई पावर दे रखी है? क्या बेटा एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने के लिए किसी एंट्री में पावर दे रखी है? क्या एक्साइज लगाने के लिए किसी एंट्री में पावर दे रखी है? क्या कस्टम लगाने के लिए किसी एंट्री में पावर दे रखी है? क्या सर्विस टैक्स वैट के लिए भी कहीं पावर दे रखी है? दैट मीन्स ये सारी एंट्रीज के थ्रू कहीं ना कहीं परमिट किया गया कि आप ऐसे टैक्सेस लगाइए, और जब परमिशन मिला तभी ऐसे टैक्स इंपोज किए जा सके, अदरवाइज इंडिया में टैक्स इंपोज करना बहुत मुश्किल काम था। बात समझ रहे हो? यहां तक हमने सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन डील किए। नेक्स्ट क्लास से हम रियल टैक्स स्टार्ट करेंगे, एक्चुअल टैक्स स्टार्ट करेंगे, जो हमारा इनकम टैक्स है। ठीक है, यहां तक जस्ट हम इधर उधर की बेकार की बातें कर रहे थे। हालांकि इन सारी बातों में भी 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से लेकर के 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहां हम आंसर दे पाएंगे। क्लियर हो गया बेटा?